आप सभी मित्रों का ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 पर स्वागत है। आज मित्रों हम लोग पढ़ेंगे पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी। सर्वप्रथम हम लोग उपन्यास के सारांश को पढ़ेंगे, फिर उसकी विषय वस्तु, पात्रों द्वारा कहे गए कथन, प्रमुख पात्र, उपन्यास में आई हुई पंक्तियाँ, फिर आलोचकों द्वारा कहे गए कथन, सबको बारी बारी से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उपन्यास का सारांश। मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। इसमें मेरठ शहर और दिल्ली शहर दोनों जगह का वर्णन किया गया है कि मेरठ में सर्वसुख नाम का एक अग्रवाल बनिया था। मंडी में आढ़त की दुकान थी। आसपास के गांवों से लोग सौदा लाते, इनकी दुकान पर बेच जाते। पैसा रुपया तुलाई का इनके साथ भी लग जाता और कभी भाव चढ़ा देखता तो 1000 का नाज पात लेकर दुकान में डाल देता और फायदा देख उसे बेच डालता। ब्याज बट्टे और गिरवी पाते की भी उसे बहुतेरी आमदनी थी। हाट हवेली धन दौलत दूध पूत परमेश्वर का दिया उसके सब कुछ था और यह इसने अपने ही पुरुषार्थ की से मतलब किया था। बड़ी अवस्था में आप ही अपना विवाह किया था, स्वयं से मतलब अपना विवाह भी किया था अपने द्वारा कमा कर ही। पहले 2 लड़कियां हुई, बड़ी का नाम पार्वती, छोटी का नाम प्यार का नाम सुखदेई रखा। फिर ईश्वर ने 2 लड़के दिए, बड़े का नाम दौलत राम, छोटे का नाम छोटे छोटे पुकारने के कारण छोटे ही पड़ गया अर्थात छोटे लाल। इन सब बहन भाइयों की कोई 2-3 वर्ष की छुटाई बड़ाई होगी। बड़ी लड़की दिल्ली विवाही मतलब बिहाई गई थी, उसका विवाह दिल्ली में हुआ था अर्थात पार्वती का। छोटी लड़की की मंगनी बंसीधर कबाड़ी के यहाँ हापुड़ में हुई। उपन्यास हापुड़ में हुई। उपन्यास के अंत में भी इसकी 1 मिनट मित्रों। छोटे लाल तो मदरसे में बिठाए गए, दौलत राम लाला के साथ दुकान जाने लगे और सुखदेई मिसरानी से नागरी पढ़ने लगी। मतलब जो पंडितानी थी, मिसिर थे, उन्हीं से नागरी मतलब देवनागरी पढ़ने लगी। कौन? छोटी वाली लड़की जिसका नाम सुखदेई था। सर्वसुख के बड़े बेटे दौलत की पत्नी बड़ी बहू ज्ञानो है, बड़ी बहू का नाम ज्ञानो है, तथा छोटे बेटे छोटे लाल की पत्नी गुड़गांव से ही मिल गई थी और छोटी बहू के नाम से जानी जाती है। उसका नाम इसमें छोटी बहू ही पड़ गया है। जब बहू घर आई, बगल में पड़ोसन सब इकट्ठी हो गई और सुखदेई की माँ से कहने लगी, ले बहिन, बहुरिया तो भली सुंदर है, तेरी बड़ी बहू का रंग तो सांवला है। दौलत राम विवाह के पाए थे तो पट्टा फेर करते लाए थे। इसका कारण यह था कि लड़की के बाप घर में पहले ही कुछ नहीं था। मतलब जो बड़ी बहू से शादी दौलत राम करके लाए थे तो उसके पिताजी बहुत गरीब थे, उसके घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, विवाह में ही जो कुछ था उन्होंने दे दिया। गौनी क्या करेगा, सो तब से दौलत राम की बहू ज्ञानो ससुराल में ही पड़ी है। छोटी बहू देवरानी पढ़ी लिखी तथा समझदार है, जबकि बड़ी बहू जेठानी अनपढ़ है तथा सदैव अपनी सास तथा देवरानी
की आलोचना करती रहती है, मतलब उससे जलती रहती है, उसके बारे में कुछ इधर उधर की बातें करती रहती है। छोटी बहू संस्कारी थी, उसे धन संपत्ति तथा जायदाद का कोई लालच नहीं था, किंतु बड़ी बहू लालची स्वभाव की थी। अपने लालची स्वभाव के कारण ही उसने अपने पति दौलत राम और सास को छोटी बहू के विरुद्ध भड़काकर घर का बंटवारा करवा दिया। दौलत राम की बहू जहां तक होता अपने मालिक से रात को नित्य प्रति सास और देवरानी की बुराई करती। तुम जानो आदमी ही तो हो और बेपढ़ा, रोज रोज के सिखलाने और बहलाने से दौलत राम भी अपनी बहू की हिमायत करने लगा और माँ से लड़ने लगा। अर्थात रोज रोज जब उसकी औरत जो होती है, बड़ी बहू अर्थात ज्ञानू, अपने पति से इस बात को कहती कि उसकी सासू और उसकी देवरानी उससे लड़ती हैं, झगड़ती हैं, ऐसे ऐसे आपके बारे में कहती हैं, खुशामद करती, चुगली करती, दुनिया भर की इधर उधर की बातें बना बना कर कहती। तो फिर लास्ट में दौलत राम भी अपनी माँ से फिर झगड़ा करने लगा। जब यह खबर गुड़गांव में पहुंची कि लाला सर्वसुख के यहाँ औरतों में लड़ाई चल रही है, तो उन्होंने अपने बेटों को जुदा कर दिया है, मतलब सर्वसुखलाल ने अपने बेटों को जुदा कर दिया है। सो तहसीलदार साहब ने अपनी बेटी को यह चिट्ठी लिखी। देखिए चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था। तुम्हारी माँ तुमको बहुत याद कर रहे हैं, मतलब कर रही है, सो मैं तुमको बहुत जल्दी ही बुलाऊंगा। तुम्हारे छोटे भाई गंगा राम को मदरसे में बिठा दिया है, अर्थात मदरसे में पढ़ने के लिए नाम लिखवा दिया है, और बड़े भाई राम प्रसाद को तुम्हारे ताऊ के पास आगरे इस कारण भेज दिया है। तुम तो आप बुद्धिमान हो, परंतु तो भी जो पिता का धर्म है, दो चार बात लिखना आवश्यक है। बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। क्या बात है, देखिए हर पिता यही चाहता है कि बेटी जैसे यहाँ रहती है वैसे ससुराल में भी रहे, वहाँ भी अच्छा ही काम करे, जिससे उसकी उसकी नाक ना कटे, उसकी बेइज्जती ना हो। तो वही कह रहे हैं कि दो चार बात लिखना अवश्य चाहता हूँ बेटी, जो मैं तुमसे उसी दिन प्रसन्न होऊंगा जब मैं यह सुनूंगा कि तुम्हारी ससुराल वाले तुमसे प्रसन्न हैं। तुम्हारा लिखना पढ़ना उसी दिन काम आवेगा जब तुम अपनी सास की आज्ञा में रहोगी। ये चिट्ठी उनके पिताजी ने लिखा था, छोटी बहू के पिताजी, जो छोटी छोटी नाम से। और छोटी जो बहू थी उसके पिताजी क्या थे, तहसीलदार थे, मतलब वकील थे। तत्कालीन समाज में बाल विवाह का प्रचलन था, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू छोटी बहू ने अपने पुत्रों का बाल विवाह न कराकर उसकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक ध्यान दिया है। नन्हे छोटे बहू और छोटे लाल का पुत्र की सगाई कई जगह से आई, किंतु छोटे लाल और उसकी बहू ने सगाई वापस कर दी। पुराने समाज में यह बहुत बड़ी बात थी, किंतु छोटे लाल और उसकी पत्नी ने समाज समाज के विपरीत जाकर यह निर्णय लिया। इसके साथ ही उस समय विधवा विवाह का प्रचलन भी नहीं था। यदि किसी स्त्री का पति अल्पायु में स्वर्ग सिधार जाए तो उसकी पत्नी को पुनर्विवाह का कोई अधिकार नहीं था, किंतु इस उपन्यास में छोटे लाल की बहू की मामा की बेटी, जिसका 9 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, उसका पति पतंग उड़ाते हुए छत से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस कारण वह मात्र 10 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई। उन उसने अपने जीवन के सब रास रंग खो दिए, जिसके अभी खेलने खाने के दिन थे, वह दिन उसको कठिनाइयों में बिताने पड़े। छोटे लाल की बहू के प्रयासों से उसका पुनर्विवाह कराया गया। यहाँ पर देखिए इस उपन्यास में पुनर्विवाह को भी मतलब आज्ञा दी गई है।
और बाल विवाह पर रोक लगाया गया है। ये इस उपन्यास में गौरी दत्त ने लिखा है, दिखाया है। उपन्यास के अंत में भी उसकी स्वार्थ प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसकी? बड़ी बहुज्ञानों की। जब जायदाद के बंटवारे में मंडी की दुकान दौलत राम के हिस्से में आई थी, तब भी बड़ी बहू खुश नहीं थी, क्योंकि वह छोटे लाल के हिस्से में हवेली आने की बात पर वह मन ही मन असंतुष्ट थी। इसलिए हवेली से जाते समय वह 2 खिड़कियों के दरवाजे तथा चौखट उतारकर अपने साथ ले गई। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपत्ति मिल जाए, परंतु वह दूसरों की संपत्ति देखकर कभी खुश नहीं रह सकता। मित्रों, अब आगे हम देखेंगे उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में लिखा गया गौरी दत्त द्वारा उपन्यास है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। उपन्यास के संदर्भ में गोपाल राय की टिप्पणी है कि इसमें उस जटिल वस्तु विन्यास, नाटकीय शिल्प और मनोवैज्ञानिक तथा विश्वासोत्पादक चरित्र चित्रण का अभाव है, जो उपन्यास के लिए आवश्यक माना जाता है। ये कौन कहा है? गोपाल राय। गोपाल राय ने इस उपन्यास को प्रथम उपन्यास भी माना है। देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका में ये टिप्पणी लिखी हुई है। आगे देखिए, ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 चैनल का नाम है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आइए आगे देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी में अपनी भूमिका में लेखक ने इस बात पर जोर दिया है कि स्त्रियों के पढ़ने पढ़ाने के लिए जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, अपने अपने ढंग से वे सब अच्छी होने पर भी उसने इसे भिन्न और नए रंग ढंग से लिखा है। उसने यह दिखाने की कोशिश भी की है कि एक ही काम को पढ़ी लिखी और बेपढ़ी स्त्री करने में क्या और कैसा अंतर होता है। इसी भूमिका में लेखक की ओर से कृतज्ञता पूर्वक यह उल्लेख भी किया गया है कि डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बहादुर श्रीयुत एम केएमसन साहब की कृपा से इसकी 200 प्रतियां खरीद ली गई हैं। इसी प्रकार उसने श्री महाराजाधिराज पश्चिम देशाधिकारी श्रीयुत लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर द्वारा 100 रुपये पुरस्कार के रूप में प्राप्त होने का उल्लेख भी किया है। यह 1870 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर बहादुर द्वारा इस उपन्यास पर इनको 100 रुपये का पुरस्कार मिला था। इसमें मेरठ शहर का चित्रण है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसमें बाल विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा और अनगढ़ समझदारी ईमानदारी का चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में बाल विवाह में फिजूल खर्ची, स्त्रियों की आभूषण प्रियता, बंटवारा, वृद्धों और बहुओं की समस्या, स्त्री शिक्षा और अनगढ़ ईमानदारी का चित्रण हुआ है। इसमें लोक स्वर संपृक्त भाषा इतनी जीवंत है कि आज के साहित्यकारों को भी दिशा निर्देश करती है। यह 150 साल पूर्व संक्रमण कालीन भारत की संस्कृति को जानने का सबसे अच्छा साधन है। यह उपन्यास, इसमें मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी भाषा का उपयोग किया गया है। इसमें पढ़ी लिखी और अनपढ़ स्त्रियों में अंतर बताया गया है। एक स्त्री का समय किन किन कार्यों में व्यतीत होता है, इसका चित्रण किया गया है। यह उपन्यास 35 पृष्ठों का उपन्यास है। इस उपन्यास पर 100 रुपये का पुरस्कार मिला था। नोट कर लीजिए। और किसके द्वारा? लेफ्टिनेंट जनरल बहादुर द्वारा। ठीक है। विषय 19वीं सदी में मध्यवर्गीय बनिया समाज का चित्रण किया गया है। पूछा जा सकता है कौन से उपन्यास में 19वीं सदी के मध्यवर्गीय बनिया समाज का चित्रण किया गया है।
या पूछा जा सकता है कौन सा उपन्यास है सुने जिसमें 100 रुपये का पुरस्कार मिला है। हाँ, या पूछा जा सकता है कौन सा उपन्यास है जो 35 पृष्ठों में विभक्त है। तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे पात्रों से भी बन सकते हैं। पंडित गौरी दत्त ने लिखा है कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। दया, वो हम पर दया करेंगे अगर इस उपन्यास को पढ़ते हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, अर्थात वित्त माने पैसा, धन से है कि जो उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की है पैसे से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से, मेरी कहानी को जो ध्यान पूर्वक पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं। दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपाने गुणों को भली प्रीति से। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं कि दया उनकी मुझ पर अधिक वित्त से, जो मेरी कहानी पढ़े चित्त से। रही भूल मुझसे जो इसमें कहीं, बना अपनी पुस्तक में लेवे वहीं। दया से कृपा से क्षमा रीति से, छिपाने गुणों को भली प्रीति से। कह रहे हैं कि अगर मुझसे इस पुस्तक में कहीं कोई भूल हो गई हो तो विद्वान जन, जो पढ़ने वाले सज्जन व्यक्ति हैं, वो अपनी पुस्तक में वहीं बना ले। यही वो मेरे ऊपर उपकार की बात है, दया की बात है। ठीक है, आगे देखिए। मूल विषय है मेरठ के एक मध्यवर्गीय अग्रवाल बनिया समाज का चित्रण किया गया है। इसमें सर्वसुख नामक व्यक्ति को केंद्र में रखकर कथा को पिरोया गया है। सर्वसुख लाल की मंडी में आढ़त की दुकान है, ब्याज भट्टा और गिरवी आदि को आमदनी का साधन बताया गया है और ये धन धान से परिपूर्ण थे। इनके 4 संतानें थी, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। संपूर्ण कथा इसी एक परिवार को केंद्र में रखकर चित्रित की गई है। पात्र आइए हम देखते हैं। सर्वसुख उपन्यास का नायक है, जो मेरठ का रहने वाला अग्रवाल बनिया है। सर्वसुख उपन्यास का प्रमुख पात्र है। पार्वती सर्वसुख की बड़ी बेटी, जो कि दिल्ली में विवाह हुआ है। सुखदेई सर्वसुख की छोटी बेटी, दौलत राम सर्वसुख का बड़ा बेटा, छोटे लाल सर्वसुख का छोटा बेटा, ज्ञानो बड़ी बहू अर्थात जेठानी जो दौलत राम की पत्नी है, छोटी बहू देवरानी जो छोटे लाल की पत्नी है। यह ज्ञानो अर्थात जेठानी की तरह अनपढ़ नहीं है। कन्हैया दौलत राम का पुत्र है, नन्हे छोटे लाल का बेटा है और मोहन छोटे लाल का छोटा बेटा है। शिवदयाल सुखदेई का बेटा है। वंशीधर कबाड़ी, इनके यहाँ सुखदेई की मंगनी तय हुई है। इनका घर हापुड़ में है। वंशीधर कबाड़ी। डूंगर ज्ञानों का पिता, जो एक गरीब बनिया है। ज्ञानों के पिता का नाम डूंगर है। और तहसीलदार आनंदी का पिता है, मतलब जो छोटी वाली बहू रहती है उसके पिता हैं। और ज्ञानचंद सुखदेई का भांजा है। और राम प्रसाद और गंगाराम आनंदी का भाई है। मतलब आनंदी का मतलब छोटी बहू, ठीक है, उसका नाम आनंदी रहता है। आनंदी का भाई है। और भगवान देई आनंदी की छोटी बहन है। अन्य पात्रों में दिल्ला पांडे हैं, मिश्रानी है जिससे उसने नागरी पढ़ी थी, हाँ, देवनागरी। मुंशी टिकट नारायण हर सहाय काबली हैं। लाला दीनदयाल हैं इसके पात्र। कृपी है, बाल विधवा रहती है जो आती है। और झल्ला मल्ल है और लाला बुलाकी दास हैं। इसके अन्य पात्रों में ये लोग आते हैं। उपन्यास की प्रमुख पंक्तियों में देखिए। सुखदेई की माँ, तुम दौलत राम की सगाई रख लो, आई हुई लक्ष्मी घर से कोई नहीं फेरता, और रुपया पैसा हाथ पैरों की मैल है, आगे लौंडिया लौंडे का भाग है। हम लोगों के यहाँ लड़की बोलते हैं, अगर लौंडिया शब्द का उपयोग कर लेते हैं तो गाली में यूज आता है या अनपढ़ में यूज आता है। लेकिन मेरठ की तरफ या इधर एटा ओटा की तरफ में लड़की को लौंडिया बोलते हैं। हाँ, ज्ञानो बड़ी बहू हैं और वो क्या है कि बहन जिस पे जैसी आती होगी वैसी करेगी। और यह मेरी देवरानी बड़ी खोट और चुप चुट्टी है। हाँ, बहुत खोट है और चुप चुट्टी है। मेरा देवर 70 चीजें लावे हैं, दोनों खसम जोरू खावे हैं, किसी को एक चीज नहीं दिखाते हैं। तो इसमें देखिए मेरठ के पास जो खड़ी भाषा बोली जाती है उसका इसमें नमूना
इनकी बातों से स्पष्ट होता है। तो छोटी बहू है, तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली ठाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। छोटी बहू अर्थात छोटे लाल की जो पत्नी होती है, वो बड़ी बहू अर्थात ज्ञानों से अपनी जेठानी से कह रही कि तुम्हारा कैसा स्वभाव है, बाहर की लुगाइयों के सामने तो बोली थाली की बात मत कहा करो, इसमें घर की बदनामी है। ये उसको समझाती है, जबकि वो और ही चिढ़ जाती है। सास ने कहा, मैं क्या कहूँ, हमारी वह कहावत है कि अपना मरण जगत की हंसी। इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का भी उपयोग इस उपन्यास में किया गया है। सर्व सुख बिरादरी के लोग हंसेंगे और ठट्ठे मारेंगे कि फलाने के घर लुगाइयों में लड़ाई हुई थी, तो उसने अपने बड़े बेटे को जुदा कर दिया है, मतलब अलग कर दिया है। देखो यह कैसी बहू आई, इसने हमारी बात में बट्टा लगाया और घर तीन तेरह कर दिया। हर जगह देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों का तीन तेरह प्रयोग किया गया है। लाला सर्वसुख जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जितनी चादर देखे उतने पांव पसारे, अर्थात सत्य बात है, जितनी चादर हो उतना ही पांव पसारना चाहिए। जितनी आपकी हिम्मत हो करने की उतना ही करिए भाई, बहुत ज्यादा ना करिए। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती, जैसे और हमारे बनिए हाट हवेली गिरवी रख व दुकान में से 1000-2000 रुपए जो बड़ी कठिनाई से पैदा किए हैं, विवाह में लगाकर बिगड़ जाते हैं, अर्थात खर्चा कर देते हैं। मित्रों, ऑल हिंदी तैयारी मंच 101 हमारा चैनल है। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, मैटर अच्छा मिले, तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।